जब जियो यान को आखिरकार होश आया तो उसने अपनी कमर पर एक कोमल और गर्म हाथ महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी चीज पर टिका हुआ हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी पीठ दो नर्म सांचों से कसकर दब रही थी। धीरे धीरे जागते हुए जियो यान ने महसूस किया कि उसके होंठ धीरे धीरे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि ठंडे साफ पानी का एक बड़ा घूंट उसके अंदर जोर से डाला गया था। पानी डालने वाले व्यक्ति के खराब कौशल के कारण पानी का काफी हिस्सा जियाओ यान की नाक में चला गया। खांसी 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 तारांकन। जियो यान की आंखें अचानक खुल गईं और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और जोर से खांसने लगा। युनजी को देखते हुए, जो अपने पीछे साफ पानी का कटोरा लेकर आ रही थी और ऐसी दिख रही थी जैसे उसे पता नहीं था कि क्या करना है, जियाओ यान के मुंह का कोना फड़क उठा और वह फूट फूट कर हंसा। तुम मुझे मार डालने की कोशिश कर रही हो, है ना? ये सुनकर युनजी के सुंदर चेहरे पर शर्म झलक आई। ये पहली बार था कि उसने किसी की देखभाल की थी। ये परिणाम प्राप्त करना उसके लिए पहले से ही काफी अच्छा था। अपने हाथ से कटोरा नीचे रखते हुए युनजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और अपने चक्कर खा रहे सिर को रगड़ते हुए कहा, सौभाग्य से ये केवल रैंक 2 का जादुई जानवर था। अगर यह रैंक 3 होता तो मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आ पाता। मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत अस्थायी रूप से बंद हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में युन जेड के मुंह से माफी की मांग बढ़ गई थी। यदि यह घटना उन लोगों को पता चलती जो उससे परिचित थे तो उन्हें इतना सदमा लगता कि वे अपनी जीभ ही निगल लेते। कड़वी मुस्कान के बाद जियो यान ने अपना हाथ लहराया और कहा, इसे भूल जाओ। यह मेरी गलती थी कि मैं आपसे स्पष्ट बात नहीं कर पाया। इस बिंदु पर जियो यान का पेट अचानक गुर्रा उठा, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जियो यान के पेट से आती आवाज सुनकर युनजी हंस पड़ी। उसकी हंसी स्पष्ट और मोहक थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर जियाओ यान को रोका, जो खाना बनाने के लिए उठने ही वाला था, और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम एक मरीज हो। मैं आज मछली ग्रिल करूंगा। तुम्हें मछली को ग्रिल करना आता है? उसका सुझाव सुनकर जियो यान ने तुरंत अपनी अचंभित निगाहें उस खूबसूरत महिला की ओर घुमाई, जिसका स्पष्ट रूप से उच्च दर्जा था। पिछले 2-3 दिनों से तुम्हें ऐसा करते देखकर मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। मुस्कुराते हुए युनजी मुड़ी और पत्थर के मंच की ओर चली गई, और जियाओ यान को उसकी सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाली पीठ के दर्शन कराती हुई चली गई। युनजी को जमीन पर बैठे और मछली को भूनने के लिए आग जलाते हुए देखकर जियो यान बस मुस्कुराया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके हाथों में प्रशिक्षण का स्वरूप दिख रहा था और उसने अपने पैर मोड़ रखे थे। कुछ ही क्षण बाद वह प्रशिक्षण मोड में आ गया। आग के पास बैठी हुई युनजी मछलियों को उलट पलट कर रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। कभी कभी वह पलट जाती और जियाओ यान को आंखें बंद करके प्रशिक्षण लेते हुए देखती और अनायास ही फुसफुसाती, मैंने जो मछली ग्रिल की है उसे किसी और ने नहीं खाया है। तुम छोटे बदमाश, वास्तव में मुझे नीचे देखने की हिम्मत कर रहे हो? लकड़ी के हैंडल को एक बार फिर घुमाते हुए युनजी ने अपनी नज़र पत्थर की मेज पर रखी कुछ जेड बोतलों पर डाली। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसके हाथ धीरे धीरे चलने लगे। कुछ देर बाद उसने अचानक कोने के पास पड़ी जेड की बोतल पकड़ ली। मसाला तो ये बोतल है न? पारदर्शी बोतल उठाकर युनजी ने उसके अंदर के सफ़ेद पाउडर का अध्ययन किया। उसे लगा कि यह उसी जैसा है जिसे जियाओ यान ने पहले इस्तेमाल किया था। उसने इसे भुनी हुई मछली पर डाल दिया। एक स्पष्ट हंसी ने जियो यान को अपने प्रशिक्षण राज्य से हटने के लिए प्रेरित किया। वह पलकें झपकाकर अपने सामने रखी हुई हल्की जली हुई भुनी हुई मछली को देखने लगा। उसके मुंह का कोना फड़क उठा जब उसने अपना सिर उठाया और युनजी को देखा, जो अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूर रही थी। वह अनायास ही सूखी हंसी हंस पड़ा, क्या यह मछली तुमने ही पकाई थी? ये पहली बार है जब मैंने कोई खाना ग्रिल किया है। भले ही इसका स्वाद अच्छा न हो, फिर भी आपको इसे पूरा खाना चाहिए, वरना जब मैं ठीक हो जाऊंगी। जियो यान के हाव भाव देखकर युजी ने अपने लाल होंठ उठाए और अपने हाथ में एक ग्रिल्ड मछली लहराई। उसकी मधुर आवाज में एक धमकी थी जो बिना कहे भी समझ में आ गई। बड़ी बहन, मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। यदि आप मेरी अच्छी देखभाल नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी बातें सुनकर जियो यान तुरंत रोने लगा, लेकिन युजी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसने बस मछली के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा चबा लिया। वह तुरंत भौचक्की हो गई, जाहिर है कि वह अपने खाना पकाने से खुश नहीं थी। ये देखकर कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जियो यान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। उन्होंने दोहराया कि जहर खाने से पहले उनका हृदय जहर के प्रति प्रतिरक्षित था। जली हुई मछली के कारण उसका मुंह थोड़ा काला हो गया, लेकिन जियो यान कुछ नहीं कर सका। उसने भोजन को मुंह में चबाया और निगल लिया।
हालांकि जब वह ग्रिल्ड मछली का आधा हिस्सा खा चुका था तो उसकी भौहें धीरे धीरे आपस में दब गईं। उसका शरीर भी असहजता से ऐंठने लगा। वह, याओयान, आप, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है? युनजी, जो जियोयान के सामने खड़ी थी, उसने अचानक धीरे से पूछा। उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया था। जियोयान ने आखिरकार सवाल सुनते ही अपना सिर उठाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके सामने दुबली पतली युनजी का चेहरा आकर्षक लालिमा से भर गया था। उसकी सामान्यतः सतर्क रहने वाली आंखें अब धुंधली हो गई थीं। जब जियोयान की नज़र नीचे की ओर गई तो उसने देखा कि युजी की गर्दन भी गुलाबी रंग की परत से ढकी हुई थी। वास्तव में कुछ गड़बड़ है। जियोयान फूट फूट कर हंसा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अचानक बहुत गर्म हो गया था। इसके अलावा ये गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियोयान ने युन जेड के चेहरे पर दिखाई देने वाली घबराहट को देखा जो इस अजीब घटना के कारण हुई थी। इसके बाद उसने अपना सिर नीचे किया और उनके हाथों में भुनी हुई मछली को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार कौंधा और उसने रूखी आवाज में पूछा, आप, क्या तुमने इस पर कुछ डाला? इसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। जियाओ यान की बातें सुनकर लाओ जी को भी एहसास हुआ कि समस्या की जड़ उनके हाथों में पकड़ी हुई भुनी हुई मछली थी। तुरंत उसने जल्दी से पत्थर की मेज से छोटी जेड बोतल उठाई और उसे जियोयान को सौंप दिया। जियोयान ने तेजी से छोटी जेड बोतल ली और उसके अंदर के हल्के सफेद औषधीय पाउडर का अध्ययन किया। उसकी आंखें अचानक से फड़कने लगी, खासकर तब जब उसकी उंगली ने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसके चेहरे का भाव और भी रंगीन हो गया। यह क्या है? क्या मसाले में कोई समस्या है? जियोयान के व्यवहार को देखकर युनजी ने उत्सुकता से पूछा। आपको किसने बताया कि यह मछली को भूनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है? जियोयान ने कहा, रोने की इच्छा महसूस करते हुए, लेकिन कोई आंसू नहीं निकले। यह उसी जैसा दिखता था जो तुम आमतौर पर इस्तेमाल करती हो। उस पल युनजी को समझ में आ गया कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी है। उसकी आवाज में थोड़ी सी शर्मिंदगी अवश्यंभावी रूप से झलक रही थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए जियोयान को एहसास हुआ कि उसके निचले पेट में उठती नापाक गर्मी लगातार तीव्र होती जा रही थी। तुरंत उसने अपने पेट के निचले हिस्से को सिकोड़ लिया और डूक्यू की मदद से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खतरनाक गर्मी को फैलने से रोक दिया। क्या बात है? उसके सामने युनजी को भी महसूस होने लगा था कि उसका शरीर तेजी से गर्म हो रहा था, जिससे उसे अपने कपड़े उतारने की इच्छा हो रही थी। हालांकि वह एक डू हुआंग जैसी ताकत वाली व्यक्ति थी। अपनी ताकत को सीलबंद करने के बावजूद उसके पास अभी भी इतनी मानसिक शक्ति थी कि वह अपने अंदर की गर्मी को बलपूर्वक दबा सकती थी और जल्दी से सवाल पूछ सकती थी। ये कुछ ऐसा है जो मैंने अनजाने में बनाया था। एक कामोद्दीपक, जियोयान ने और भी अधिक लाल चेहरे के साथ उत्तर दिया। एक एफ्रो कामोद्दीपक। जवाब सुनकर युनजी का चेहरा स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी की लाली उभर आए और वह पैर पटकते हुए डांटने लगी, इतनी छोटी उम्र में उचित चीजें सीखने के बजाय तुम वास्तव में ऐसी बकवास बातें सिखाते हो। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा वह बेकार शिक्षक तुम्हें क्या सिखा रहा है। अपनी शर्मिंदगी के कारण यूजेड के गुस्से का सामना करते हुए जियोयान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। बड़ी बहन, हो सकता है कि मैंने वह चीज वहां रखी हो, लेकिन मैंने तुम्हें इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था। अब क्या करें? इस समय युनजी पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके पास वह शक्ति नहीं थी जो उसने एमेथिस्ट पंख वाले शेर से लड़ते समय दिखाई थी। इसे दबाने के लिए डूक्यूई का उपयोग करें। यह ऐसी चीज है जिसे मैंने बेतरतीब ढंग से परिष्कृत किया है, इसलिए यह बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे दबा दें तो ये ठीक रहेगा। एक बार जब उसने अपना सुझाव दिया तो जियोयान ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में डूक्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया, इसे नियंत्रित करने के लिए बढ़ती इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित किया। बंद आंखों वाले जियोयान को देखकर यूजी ने भी गर्मी को दबाने के लिए अपनी डूक्यूई का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि जब वह अपनी डूक्यूई को प्रसारित कर रही थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी सारी डूक्यूई पहले से ही एमेथिस्ट विंगलान द्वारा सील कर दी गई थी। अपनी इच्छा को दबाने के लिए उसके पास क्या बचा था? अपने दिल में इच्छा की ज्वाला का अनुसरण करते हुए युनजी की चमकदार आंखें तेजी से धुंधली होती गईं। वासना की ज्वाला उसकी तर्क शक्ति को खत्म कर रही थी। आप धीरे धीरे इसे दबाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं यहां और नहीं रह सकता। मैं छोड़ना चाहता हूं। गुफा में तेज हवा का झोंका आया, जिससे युनजी थोड़ा शांत हो गया। तुरंत उसने अपने चांदी के दांत भींचे और गुफा के द्वार की ओर दौड़ पड़ी। जियोयान, जो मूल रूप से अपनी इच्छा की ज्वाला को दबा रहा था, जब उसने युनजेड के शब्द सुने तो वह पूरी तरह से चौंक गया। यदि वह उसे जाने देगा तो हालात बहुत भयानक हो जाएंगे।
जादुई जानवर सभी दिशाओं से आएंगे और इस जगह को अवरुद्ध कर देंगे। जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए जियोयान पत्थर के बिस्तर से कूद गया और पीछे से युनजी को पकड़ लिया। जब जियोयान के हाथों ने उसकी नर्म संकीर्ण कमर को छुआ तो युनजी का शरीर अचानक सख्त हो गया। वह अचानक पलटी और जियाओयान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। हालांकि उसकी खराब हालत में जियाओयान के चेहरे पर पड़े उसके हाथ में कोई ताकत नहीं थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी प्रेमी की मालिश करने की कोशिश कर रही थी। बड़ी बहन, अगर तुम भागकर अपना होश खो बैठी तो क्या होगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ जादुई जानवर भी हैं जो मानव स्त्री में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए कोएप। जैसे ही कोएप शब्द उसके कान में गया, युनजी का चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। उसने इस घृणित नाम वाले कामुक जानवर के बारे में भी सुना था। इस गंदे प्राणी द्वारा उठा लिए जाने की संभावना के बारे में सोचने मात्र से ही उसे बीमार महसूस होने लगा। न तो वहां से जाने में और न ही वहां और अधिक समय तक रहने में सक्षम होने के कारण युनजी चिंता से पागल हो गई। उसका छोटा सा मुंह अचानक चौड़ा हो गया और उसने जियोयान के कंधों को काट लिया। हालांकि पुरुष गंध के इतने करीब होने से उसके अंदर की गर्मी अचानक बढ़ गई और बढ़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे जलाऊ लकड़ी का तीव्र ज्वाला से सामना होता है। जियोयान के कंधों पर काटने वाले छोटे मुंह की पकड़ ढीली हो गई। एक छोटी सी जीभ चुपके से बाहर निकली और छोटे से घाव पर हल्के से चाटी। उसके कंधों से ठंडक और नमी का एहसास होने से जियोयान का शरीर कांपने लगा। जिस इच्छा की ज्वाला को उसने बहुत प्रयास से दबाया था, वह अचानक फूट पड़ी और पुनः भड़क उठी। धीरे धीरे उसकी भुजाओं में अधिक ताकत आ गई और उसने अपनी बाहों में उसकी कोमल पतली कमर को कसकर जकड़ लिया। अपनी चकित अवस्था में जियोयान ने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों पर कोमलता महसूस की। उसने अपना मुंह खोला और एक छोटी सी नम जीभ को रहस्यमय तरीके से अंदर आने दिया। जब दो जीभें अप्रत्याशित रूप से आपस में उलझ गईं, तो जियोयान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसका शरीर अचानक कठोर हो गया था, मानो बिजली गिर गई हो। उस समय उसके दिमाग में केवल एक ही वाक्य घूम रहा था। मैंने अपना पहला चुंबन खो दिया है। दोनों जीभें जियोयान के मुंह में उलझी रहीं, जबकि खुशी की लहरें जियोयान के दिल पर आक्रमण करती रहीं। उसकी भुजा की शक्ति बढ़ती गई, मानो वह अपनी बाहों में बैठी स्त्री को अपने शरीर में समाहित करने का प्रयास कर रहा हो। अपने अंदर इच्छा की ज्वाला के बढ़ने के बाद जियोयान अचंभित था, क्योंकि उसका एक हाथ अनजाने में युनजी की पतली कमर पर चढ़ गया था। ये काले लबादे से होकर गुजरने से पहले थोड़ा बहता था और चिकनी तथा नाजुक गर्म जैद जैसी त्वचा को छूता था। जैसे ही उनके दोनों शरीरों का इतना अंतरंग संपर्क हुआ, जियोयान और युनजी दोनों थोड़ा कांप उठे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, इसलिए जियोयान ने धीरे से अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया। एक क्षण बाद उसने सचमुच उसकी कोमल चोटियों को पकड़ लिया। महिला के सबसे संवेदनशील अंग पर आक्रमण होने से युनजी, जो वासना की ज्वाला में अपना दिमाग खो चुकी थी, थोड़ी सी जागी। जब उसने उनकी अंतरंग मुद्रा को महसूस किया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बिजली की तरह वह जियाओयान से अलग हो गई, अपने चांदी के दांतों को जकड़ा और बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, याओयान यदि तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, तो भविष्य में जब मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। युनजी की आवाज में उसके अंदर जलती हुई इच्छा की ज्वाला के कारण हल्की सुन्नता थी, लेकिन गंभीर शब्दों में हल्की रोने की आवाज थी। एक भारी हथौड़े की तरह यूजेड के शब्दों ने जियोयान के सिर पर भारी प्रहार किया और तुरंत उसे इच्छा की ज्वाला के नियंत्रण से बाहर निकलने में मदद की। यह महसूस करते हुए कि उसका हाथ वास्तव में एक निजी स्थान को पकड़ रहा था, जियोयान का चेहरा बैंगनी हो गया और उसने जल्दी से उसे हटा दिया। वह अपनी इच्छा की ज्वाला को दबाने के लिए संघर्ष करते हुए अपने शरीर में डुक्यूई को क्रूरतापूर्वक प्रसारित कर रहा था। जब जियोयान अपने अंदर की इच्छा की ज्वाला को दबा रहा था, तब युनजी की चेतना एक बार फिर इच्छा की ज्वाला से जीत गई। उसकी बांह जियाओयान की कमर को जकड़े हुए थी और उसका गाल बार बार जियाओयान की छाती से रगड़ खा रहा था। हालांकि जैसे ही उसकी चेतना लुप्त होने वाली थी, युनजी की खूबसूरत आंखों से एक साफ आंसू गिर पड़ा। उसके आकर्षक लाल होठों से एक अस्पष्ट आवाज निकली, याओयान, अगर मैं अपना शरीर तुम्हारे हाथों खो दूं तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर खुद को। क्रिस्टल साफ आंसू उसके चेहरे से बहते हुए अंततः जियोयान की छाती पर जा गिरे। ठंड के एहसास के कारण जियोयान के मुंह में कड़वाहट उभर आई। हल्की सी आह भरते हुए उसने मन ही मन पूछा, गुरुजी, मृत होने का नाटक करना बंद कीजिए। मैं इस चीज के प्रभाव को कैसे खत्म कर सकता हूं? हा, ये सचमुच एक अच्छा अवसर है। इस महिला को संभवतः जियामा साम्राज्य में उच्च दर्जा प्राप्त है। यदि आप याओ लाओ की मजाकिया हंसी जियाओयान के दिल में गूंज उठी। चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद करो। वह ऐसी महिला नहीं है जो अपने शरीर वाले किसी भी व्यक्ति के साथ चली जाए। तुमने अभी उसे सुना।
अगर मैंने सचमुच उसका फायदा उठाया तो उसके जागने के बाद मैं मारा जाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। जियो यान ने अपना सिर हिलाते हुए जोर से हंसा। उसने अपना सिर नीचे किया और लाल चेहरे और धुंधली आंखों वाली कुलीन महिला को देखा और फिर फुसफुसाया, मैं महसूस कर सकता हूं कि वह मजाक नहीं कर रही है। उसके चरित्र को देखते हुए मुझे डर है कि वह सचमुच ऐसा करेगी। उफ, क्या अच्छा अवसर है। याओ लाओ ने थोड़ा अफसोस के साथ और असहाय होकर कहा, अपने डुक्यूई को अपने हाथ में इकट्ठा करें और उसके निचले पेट, जांघों और गर्दन के ठीक नीचे एक्यूपंक्चर बिंदुओं की मालिश करें। आपको इन स्थानों का सटीक स्थान अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उफ, ये जगहें सुनते ही जियोयान की आंखों के कोने फड़क उठे। ये सभी स्थान ऐसे क्यों थे जहां महिलाएं सबसे अधिक संवेदनशील थीं? गुरुजी, बेहतर होगा कि आप खिलवाड़ न करें। इसमें मेरी जिंदगी शामिल है। अपना पसीना पोंछते हुए जियोयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जियाओ यान के सवाल के बाद याओ लाओ चुप रहे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जियोयान ने अपने दांतों को भींच लिया, अपने शरीर को झुका लिया और युनजी की सुस्त कमर को पकड़कर उसे पत्थर की मेज पर रख दिया। तब तक युन जेड के कपड़े पहले ही आंशिक रूप से हटा दिए गए थे, जिससे उसके नग्न शरीर का एक बड़ा हिस्सा उजागर हो गया था और एक अत्यंत भयावह दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। जियोयान और अधिक दुखी हो गया। न केवल उसे अपने अंदर की वासना की ज्वाला को दबाना था, बल्कि उसे इस अर्धनग्न सुंदरी के सामने एक संत की तरह व्यवहार करना था। जियोयान ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए जो डुक्यूई से ढके हुए थे। बमुश्किल होश में आई युन जेड के सामने उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। ये शब्द कहने के बाद जियोयान ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके हाथों ने तेजी से युनजी के शरीर पर से काले वस्त्र को अलग कर दिया और तभी रुका जब उसकी बर्फ सी सफेद छाती का आधा हिस्सा दिखाई दिया। जियोयान विचलित नहीं हुआ और उसने 3 उंगलियां बढ़ाकर धीरे धीरे उसकी गर्दन के नीचे और उसके स्तन से आधा इंच ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया। डुक्यू के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद युन जेड के चेहरे पर लालिमा फैलना बंद हो गई। उसकी नाक से आने वाली मोहक कराह भी कमजोर पड़ गई थी। ये देखकर कि यह प्रभावी था, जियोयान की आत्मा में उत्साह भर गया और डुक्यूई ने जल्दी से उसके हाथ में डाल दिया। कुछ मिनट तक मालिश करने के बाद जियोयान की नज़र नीचे की ओर चली गई और युन जेड के निचले पेट पर रुक गई। इस संवेदनशील क्षेत्र का सामना करने से पहले जियोयान ने आह भरी और काले लबादे को अलग करना जारी रखा। इस बार काले लबादे को खोलने के कारण उन स्तनों की जोड़ी का आवरण छूट गया और शरारती ढंग से उनका नग्न रूप हवा में उजागर हो गया। अपनी लार निगलते हुए जियोयान की उंगलियों ने शांत निचले पेट को छुआ और हल्के से हिलना शुरू कर दिया। इस तरह के अंतरंग स्पर्श ने स्वाभाविक रूप से जियोयान के दिल को झकझोर दिया। जैसे ही डुक्यूई को छोटे पेट पर स्थानांतरित किया गया, युन जेड के चेहरे की लाली भी कम हो गई। उसकी गुलाबी गर्दन भी धीरे धीरे अपनी सामान्य सफेदी पर लौटने लगी। कुछ मिनट तक उसके पेट की मालिश करने के बाद जियोयान ने जल्दी से काले लबादे को वापस ऊपर खींच लिया। इसके बाद उसने युन जेड के पैरों पर पड़े काले लबादे को ऊपर उठाना शुरू किया। जियोयान ने ऐसी जगह पर धृष्टतापूर्वक कार्य करने का साहस नहीं किया। जब उसने इसे पर्याप्त रूप से उठाया तो उसने तुरंत सही स्थान पा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसने युनजी में इच्छा की ज्वाला को कम करने के लिए अपनी डुक्यूई का उपयोग किया था। जब जियोयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो बिस्तर पर लेटी युजी ने उसका हाथ कस दिया। उसकी लंबी पलकें लगातार फड़क रही थीं और उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव बार बार उभर रहे थे। एक क्षण बाद जियोयान पसीने से भीग गया और उसने आखिरकार अपना हाथ हटा लिया। उसने अपना काला लबादा नीचे खींचा और जोर जोर से हाँफने लगा। पीछे मुड़कर उसने पाया कि युनजी का चेहरा सामान्य हो गया था और उसने एक आह भरी। उस समय जब जियोयान ने आह भरी, उसके शरीर में मौजूद डुक्यूई, जो युनजी की इच्छा की ज्वाला को दबाने में मदद करने से बहुत थक गई थी, ने उसके अंदर की इच्छा की ज्वाला को लगभग फिर से सतह पर आने दिया। लाल चेहरे के साथ जियोयान ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई रक्षाहीन सुंदरता को देखा। वह अनायास ही आगे बढ़ा और अपना सिर नीचे झुकाकर कोमल, सुंदर और मोहक होठों को देखने लगा। उसकी आंखों में आग की चमक दौड़ गई, फिर उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। बंद होती सांस को महसूस करते हुए युन जेड के हाथ भी कसने लगे। जैसे ही युनजी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही थी, अंतिम सांस उसके चेहरे के करीब नहीं पहुंची। कुछ देर की खामोशी के बाद गुफा में जोरदार थप्पड़ की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। जब आवाज बंद हो गई, तो गर्म सांसें धीरे धीरे दूर हो गईं। लड़खड़ाते कदमों की आवाज धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गई। जब कदमों की आवाज गायब हो गई, तब युनजी ने अपनी पलकें हिलाईं और आंखें खोलीं। उसके शरीर पर थोड़ा अस्त व्यस्त काला लबादा देखकर एक और आंसू गिर पड़ा। हालांकि उसे यह स्पष्ट था कि सबसे भयावह बात नहीं हुई थी, लेकिन जियोयान की मालिश उसके नग्न शरीर को देखने से अलग नहीं थी।
उसकी स्थिति को देखते हुए लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सामने अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत कर सके, उसके शरीर को छूने की तो बात ही दूर थी। ये सोचकर कि कैसे उसका पहला चुंबन, जिसे उसने इतने वर्षों तक संजो कर रखा था, इस गुफा में उससे बहुत छोटे एक लड़के द्वारा छीन लिया गया, युनजी को रोने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। अपनी डूक्यूई को खोने के बाद युनजी पहले से कम ठंडी और असंवेदनशील लग रही थी। उसकी अगम्य स्थिति भी अस्थायी रूप से उसकी चेतना के गहरे कोने में बंद हो गई थी। यदि ऐसा पहले हुआ होता तो युनजी अपनी तलवार निकालने और जियाओ यान को 18 टुकड़ों में काटने में संकोच नहीं करती। बेशक, अगर उसकी डूक्यूई को सील नहीं किया गया होता, तो जियोयान द्वारा बेतरतीब ढंग से तैयार किए गए कामोद्दीपक का प्रभाव युनजी को थोड़ा सा भी चक्कर महसूस नहीं करा पाता। पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई युनजी ने अपने लाल होठों को काटा। उसका चेहरा लगातार चमक और उदासी के बीच झूल रहा था, लेकिन कोई भी उसके विचारों को समझ नहीं पा रहा था। गुफा से बाहर निकलने के बाद जियोयान पागलों की तरह थोड़ी दूर स्थित झरने की ओर भागा। उसके अंदर फैलती वासना की ज्वाला ने उसके शरीर को जलते हुए कोयले जैसा बना दिया था। वह लाल चेहरे के साथ कुछ दूर तक दौड़ता रहा। पानी की गड़गड़ाहट की आवाज जल्द ही उसके कानों में घुस गई और उसके चेहरे पर आई नम हवा ने जियोयान को थोड़ा और सहज महसूस कराया। प्लॉप! अपनी आंखों में झील को उभरते हुए देखकर जियोयान एक मछली की तरह उसमें कूद गया। उसका शरीर झील की तलहटी में डूब गया, जिससे झील का ठंडा पानी उसके गर्म शरीर को शांत करने लगा। जियोयान ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। संयोग से उसने झील के पानी के कुछ घूंट पी लिए। फिर झील के तल पर जियोयान ने अपने पैरों को पार किया और अपनी डूक्यूई को प्रसारित करने की अनुमति दी और इच्छा की ज्वाला को खत्म करना शुरू कर दिया। पानी से उकसावे और उसकी डूक्यूई की धीरे धीरे वसूली के साथ जियोयान के शरीर की गर्मी कम होने लगी। उसके अंदर की इच्छा की ज्वाला भी धीरे धीरे गायब होने लगी। प्लॉप! जैसे ही जियोयान ने अपने चेहरे पर चिपके पानी को पोंछा और आसमान में ऊंचे लटकते सूरज को देखने के लिए अपना सिर उठाया, शांत झील की सतह से अचानक एक मानव का सिर उभर आया। उसने कमजोरी से एक सांस छोड़ी और धीरे धीरे झील के किनारे की ओर तैरने लगा, साथ ही बार बार हवा के घूंट अंदर खींचता रहा। जियोयान की संकीर्ण आंखें आकाश की ओर घूर रही थी जब उसने अचानक अपने होंठ चाटे। युनजी का महान और सुंदर चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों में दिखाई दिया। मूलतः महान, स्त्री देवता जैसी सत्ता ने उसके सामने अपनी सबसे मोहक और भ्रष्ट मुद्रा प्रकट कर दी थी। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और नर्म आवाज में जोर से हंसा। वह जानता था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वह हमेशा उसके दिल में एक स्थान रखेगी, क्योंकि उसने ही उसे पहली बार एक स्त्री का अनुभव कराया था। उफ! बिना किसी कारण के आह भरते हुए जियोयान झील से बाहर निकला और एक असहज भावना के साथ धीरे धीरे गुफा की ओर चला गया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचने वाला था, जियोयान ने गहरी सांस ली। वह धीरे से बुदबुदाया, उसे जाग जाना चाहिए था, है न? अपना हाथ पकड़कर जियोयान ने अपने कदम बढ़ाए और ठंडी गुफा में चला गया। उसने अपनी दृष्टि पत्थर के मंच पर डाली और दंग रह गया। युनजी, जो वहां लेटी हुई थी, गायब हो गई थी। जियाओयान के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ा और चिल्लाने ही वाला था कि अचानक उसकी गर्दन ठंडी पड़ गई। एक अजीब सी दिखने वाली लंबी तलवार, जिसमें कोई गर्मी नहीं थी, उसके गले पर कसकर फंसी हुई थी। उसका शरीर अचानक अकड़ गया जब जियोयान की नजरें उसकी पीठ पर पड़ीं। काले लबादे पहने युनजेड के दाहिने हाथ में तलवार थी और वह ठंडे चेहरे के साथ उसके पीछे खड़ी थी। ठंडी और ताजगी भरी गुफा के अंदर का दृश्य अजीब और खतरनाक था। एक महिला ने एक युवक के गले पर तलवार तान रखी थी। उसके गले पर बर्फीले एहसास के कारण जियोयान के पूरे शरीर पर कई रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और कटुतापूर्वक मुस्कुराते हुए किसी भी गलतफहमी को दूर करने की उम्मीद जताई, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर युनजी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हो सकता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा न किया हो, लेकिन जो तुमने किया है और उस काम में क्या कोई अंतर है? उसकी खूबसूरत आंखों में चमक दिखाई दी, लेकिन युनजेड के हाथ में तलवार ने जरा सी भी हरकत नहीं की। उसने अपनी नजर घुमाई और जियाओयान के चेहरे पर बहुत लाल हाथ का निशान देखा। जाहिर है, यही वह स्थान था जहां से गुफा में थपथपाने की आवाज आई थी। कुछ हद तक हास्यास्पद दिखने वाले हाथ के निशान को देखते हुए युनजी की आंखों में ठंडक थोड़ी गर्म हो गई। काफी देर बाद उसने एक उदास आह भरी और कमजोरी से अपनी तलवार वापस खींच ली और गुफा के अंदर की ओर चल पड़ी। जब वह जियाओयान के पास से गुजरी तो उसने विनम्रता से कहा, हम बस ये दिखावा करेंगे कि आज जो कुछ भी हुआ, वह नहीं हुआ। अन्यथा, अगर यह कहानी फैल गई तो यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसी स्थान पर खड़े होकर जियोयान ने अपनी आंखें बंद करने और एक कड़वी आह छोड़ने से पहले उसकी पीठ से युनजी की सुंदर और आकर्षक वक्रता को देखा।
सचमुच ऐसी बातें भूल जानी चाहिए। उसकी स्थिति की तुलना में वह कुएं की तलहटी में बैठे हुए मेढक के समान था। यद्यपि मेढक हंस के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में सफल हो गया था, क्योंकि वह मुसीबत में फंस गया था, फिर भी विशाल आकाश ही वह स्थान था जहां हंस का वास्तविक निवास था, जबकि मेढक केवल कुएं में ही रह सकता था तथा आकाश को देखता रह सकता था। जू हुआंग, एक ऐसा विभाजन जिसे पार करना बहुत कठिन था। शायद जियाओ यान को इस पर कदम रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन कम से कम यह भी नहीं होगा। इस गौरवशाली और महान महिला को भी विश्वास नहीं हुआ कि केवल डूजे की ताकत वाला एक युवक उस स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। जियाओ यान में प्रतिभा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह डू हुआंग बन सकेगा। एक सपना कोई निशान नहीं छोड़ता। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, क्योंकि वह युनजी के पीछे गुफा में आगे बढ़ गया। ठंडे चेहरे वाली युनजी को देखकर, जिसने सील तोड़ने का प्रयास करते समय अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उसने अपने कंधे उचका दिए। वह एक कोने में बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी डू क्यूई का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। दोनों की शांति के बाद गुफा के अंदर एक अजीब और शर्मनाक माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों को पिछले कुछ दिनों वाली सामंजस्यता पर लौटने में कठिनाई हो रही थी। दोपहर तक शांति का माहौल कायम रहा। इस दौरान जियोयान कुछ मछलियां पकड़ने के लिए बाहर गया और ध्यानमग्न होकर आग के पास बैठकर लकड़ी की छड़ घुमा रहा था। अचानक उसके हृदय को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर ऊपर उठाया, तभी उसकी नज़र दो खूबसूरत आंखों से टकराई। दोनों की नज़रें मिलीं और तुरंत ही एक दूसरे से हट गईं, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। जियोयान ने भुनी हुई मछली को एक बार फिर घुमाया और उनमें से एक मछली निकालकर युनजी को सौंप दी। आप इसे खा सकते हैं, मुझे भूख नहीं है, युनजी ने अपना सिर नीचे करते हुए धीरे से कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे अपने पेट में सिकुड़न महसूस हुई। हालांकि वह जिद्दी बनी रही, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पेट के विरोध को नजरअंदाज कर दिया। आराम करना, वह चीज मैंने पहले ही निपटा दी है। युनजी द्वारा मछली लेने से इनकार को देखकर जियोयान केवल मुस्कुरा सका और एक ठंडा मजाक बोल सका। युनजी ने अपनी आंखें खोलीं, अपने होठों को आपस में कसकर दबाया और अपना सिर उठाया, तो उसने देखा कि आग के पास एक युवक गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में कोमलता झलक उठी। ये निर्विवाद था कि जियोयान का नाजुक और सुंदर रूप उसकी उम्र के साथ साथ दूसरों को एक हानिरहित व्यक्ति की छाप देता था। जब युनजी ने भुनी हुई मछली को देखा तो उसे याद आया कि यह पूरी घटना उस मछली के कारण शुरू हुई थी जिसे उसने भुनी हुई थी। उसके सामने खड़े युवक को अप्रत्याशित दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। हालांकि यह अप्रत्याशित दुर्भाग्य कुछ ऐसा था जिसे कोई भी व्यक्ति अनुभव करना चाहेगा। एक आह भरते हुए युनजी ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने रखी भुनी हुई मछली को ले लिया। उसका छोटा सा मुंह खुला और वह उसे छूने ही वाली थी कि अचानक जियोयान ने पुकारा, सावधान रहो, अभी भी थोड़ी गर्मी है। जियोयान की बातें सुनकर युनजी विचलित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने तुरंत उसे एक घमंडी नजर से देखा और कहा, तुमने किस डू हुआन को इस थोड़ी सी गर्मी की परवाह करते देखा है? जियोयान ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए एक भुनी हुई मछली पकड़ी और उसे खा लिया। छोटे छोटे निवाले लेकर युनजी ने धीरे धीरे मछली के मांस को अपने छोटे से मुंह में डाला और आराम करने लगी। शायद जियाओयान द्वारा अचानक कहे गए स्नेह भरे शब्दों के कारण उसने खाना निगल लिया और धीरे से कहा, मैं कल तक सील तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। जियोयान की बड़ी चबाने की क्रिया अचानक रुक गई और उसने अपने मुंह में मौजूद चीजों को निगल लिया। उसने आह भरी। किसी कारण से उसे यह महसूस हो रहा था कि जब युनजी एक बार फिर से डू हुआन की ताकत हासिल कर लेगी तो उनके बीच का सुखद रिश्ता टूट जाएगा। भविष्य में वह श्रेष्ठ डू हुआन बनी रहेगी, जबकि वह अभी भी एक चींटी ही होगी जो डू से बनने के लिए संघर्ष कर रही है। दोनों के बीच फिर कभी बातचीत होना मुश्किल होगा। इस बिंदु पर सोचते हुए जियोयान को लगने लगा कि सुगंधित ग्रिल्ड मछली बेस्वाद हो गई है। कुछ ही निवाले में उसने उसे खा लिया और अस्पष्टता से बोला, सच में बधाई हो। अपनी ताकत वापस पाने के बाद मैं एक बार फिर जाऊंगा और एमेथिस्ट पंख वाले शेर को ढूंढूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जियाओयान की मनोदशा को महसूस न करते हुए युनजी ने अपनी बातचीत जारी रखी। मुझे आशा है कि आप इससे सीलबंद रहेंगे। ये वाक्य अचानक जियोयान के मुंह से निकला जो मछली को चबाने में व्यस्त था। ये शब्द सुनकर युनजी की भौहें सीधी हो गईं। उसने गुस्से में ग्रिल्ड मछली को जियोयान पर फेंक दिया और चिल्लाया, तुम बदकिस्मत हो। आप क्या कह रहे हैं? जियोयान ने अपना हाथ घुमाया और उड़ती हुई ग्रिल्ड मछली को पकड़ लिया। उसने उस पर छोटे छोटे दांतों के निशान देखे और मुस्कुरा दिया। उसने उसे इस तरह से काटना शुरू किया मानो वह किसी खजाने को हाथ में ले रहा हो। जियोयान को उस भुनी हुई मछली को पकड़े हुए जिसे उसने खाया था और बार बार उसे काटते हुए देखकर युनजेड के चेहरे पर हल्का सा चमकीला लाल रंग उभर आया। उसने धीरे से थूका, इसे खाओ।
इसे तुम्हें घुट घुट कर मरने दो। मछली खत्म करने के बाद जियोयान ने अपना सिर झुकाने से पहले डकार ली और पूछा, ये बकवास लग सकता है लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जियोयान की बातें सुनने के बाद यूजी चुप हो गई और वास्तव में उसने अपना सिर हिलाया। जियोयान के चेहरे पर हतप्रभ भाव देखकर उसने धीरे से समझाया, बैंगनी आत्मा क्रिस्टल आमतौर पर नीलम पंख वाले शेर की गुफा में रखा जाता है। पिछली बार मैंने चुपके से अंदर जाने का इरादा किया था लेकिन उसने मुझे देख लिया। कल जब मेरी शक्ति पुनः बहाल हो जाएगी तो मैं एक बार फिर एमेथिस्ट पंख वाले शेर का ध्यान भटका दूंगा। जहां तक आपकी बात है, मुझे आशा है कि आप एमेथिस्ट विंगलान की गुफा में प्रवेश कर सकते हैं और बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल की तलाश में मेरी मदद कर सकते हैं। सहायता प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये कहना शर्मनाक हो सकता है लेकिन एक डूजे के रूप में मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के इस आंतरिक क्षेत्र में दिखाई देने वाला कोई भी रैंक 3 मैजिक बीस्ट मुझे आसानी से खत्म कर सकेगा। जियाओ यान ने हाथ हिलाते हुए कड़वी हंसी हंस दी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सील तोड़ने के बाद मैं एक गुप्त तकनीक का उपयोग करूंगा जिससे आपको कुछ समय के लिए कुछ ताकत प्राप्त हो जाएगी। इस ताकत के साथ आप जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। आखिरकार जादुई जानवर शायद ही कभी एमेथिस्ट पंख वाले शेर की गुफा में प्रवेश करते हैं, युनजी ने कहा। जियोयान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये क्रिस्टल पहन लो। जब तक आप बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल के पास रहेंगे ये गर्म हो जाएगा। आपको बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल को खोजने के लिए बस इसके तापमान पर निर्भर रहना होगा। युनजी ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक गहरे हरे रंग का समचतुर्भुज आकार का क्रिस्टल निकाला और मुस्कुराते हुए उसे जियाओ यान को सौंप दिया। जियोयान ने क्रिस्टल प्राप्त किया और उसे अपने गले में लटका लिया। फिर उसने अपना सिर उठाया, वह मुस्कुराया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जियोयान की मुस्कान देखकर युनजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जो कुछ भी कहने की आवश्यकता थी वह कहने के बाद अब उन दोनों के पास बातचीत करने के लिए कोई विषय नहीं बचा था। माहौल एक बार फिर शांत हो गया। जाकर आराम करो, मुझे अभी भी कुछ समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जियोयान ने चुप्पी तोड़ी और युनजी को मुस्कुराकर देखा। वह एक तरफ पत्थर के मंच पर पैर मोड़कर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रशिक्षण मुद्रा में प्रवेश कर गए। पत्थर के बिस्तर पर बैठी युनजी ने सुंदर चेहरे वाले युवक को काफी देर तक देखा, फिर उसने हल्की सी आह भरी। वह धीरे से लेट गई और खुद से बुदबुदाने लगी, सो जाओ। कल जब तुम जागोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। पथरीली गुफा के शांत होने के काफी देर बाद बंद आंखों वाले जियोयान ने, जो प्रशिक्षण ले रहा था, अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना सिर घुमाया और पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई सोती हुई सुंदरी युनजी को देखा। धीरे धीरे पत्थर के मंच से उतरकर वह बिस्तर के पास आया और उसकी सुंदर और आकर्षक वक्रताओं पर अपनी नजर घुमाई। अंततः उसकी नजर एक खूबसूरत चेहरे पर पड़ी जिसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। जियोयान की निगाहें इस खूबसूरत चेहरे पर टिकी थीं, जिसे शायद उसे फिर कभी सीधे देखने का मौका न मिले। एक क्षण के बाद जियोयान ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक विशाल काले लबादे को निकाला और हल्के से युन जेड के शरीर पर डाल दिया, फिर घूमकर अपनी पीठ पर बड़े भारी जुबान शासक के साथ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। रात का समय वह समय था जब जादुई जानवर सबसे अधिक सक्रिय होते थे, इसलिए उसे हर समय निगरानी रखनी पड़ती थी। जब जियोयान ने पलट कर देखा तो बंद आंखों वाली सो रही युनजी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह चुपचाप एक आकृति की ओर देखती रही जो अजीब सा दिखने वाला काले रंग का बड़ा सा रूलर उठाए हुए थी और उसकी पीठ गायब हो रही थी। उसके हाथ ने उसके शरीर को ढंग के काले लबादे को सहलाया और उसके शांत हृदय में अज्ञात लहरें उठने लगीं। आह! गुफा के भीतर से एक धीमी आह धीरे धीरे बंद हो गई। जब गर्म भोर की रोशनी सोए हुए जियाओयान पर पड़ी तो उसकी नींद भरी आंखें खुलने लगीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अचानक और तेजी से अपना सिर घुमा लिया। युनजी गुफा में पत्थर के बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठी थी। अजीब सी दिखने वाली तलवार उसके पैरों में रखी हुई थी। आज उसने बर्फ की तरह सफेद सादे कपड़े पहन लिए थे और उसकी मूल रूप से आलसी दिखने वाली फीनिक्स हेयर स्टाइल एक बार फिर से व्यवस्थित हो गई थी, जिससे एक हल्का सा महान एहसास हो रहा था। उसका सुंदर चेहरा शांत और सुरुचिपूर्ण था तथा उसमें पिछले कुछ दिनों की कमजोरी का कोई निशान नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने महसूस किया हो कि जियोयान जाग रहा है। युनजी की आंखें भी खुल गईं। उसकी खूबसूरत पुतलियां जियाओयान की ओर मुड़ीं और उसने धीमे से पूछा, जाग रहे हो? आवाज हमेशा की तरह स्पष्ट थी, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी ठंडक थी। उदासीन स्वर अजनबियों के बीच बातचीत के समान था। युनजी पर अपनी नजर घुमाने के बाद जियोयान ने धीरे से आह भरी। उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या सील टूट गई है? हाँ। युनजी ने बिना किसी भावना के सिर हिलाया और अपना शरीर थोड़ा हिलाया।
जब वह अगली बार दिखाई दी तो वह जियो यान के ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपनी सुंदर आंखें नीची कर लीं, जियाओ यान के चेहरे को देखा और कहा, चलो चलें। एक बार जब हम बाहर आ जाएंगे तो मैं अस्थायी रूप से आपकी ताकत बढ़ाने में मदद करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह मुड़ी और अपने आकर्षक और सुंदर कदमों से बाहर की ओर चली गई। अपना सिर उठाकर जियो यान ने गुफा से बाहर निकलती हुई सुंदर आकृति की पीठ को देखा और अचानक कहा, मुझे पिछले कुछ दिनों की युनजी पसंद है। अब मैं सचमुच तुम्हें पसंद नहीं करता। गुफा के बाहर निकलते ही वह सुंदर आकृति स्थिर हो गई। वह एक क्षण के लिए उसी स्थान पर रुकी और फिर एक बार फिर आगे बढ़ी तथा गुफा से बाहर निकल गई। जैसे ही सूर्य आकाश के शीर्ष पर खड़ा हुआ, जियाओ यान ने एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़े सुंदर और पतले व्यक्ति को देखा। क्षितिज से सूर्य की रोशनी निकलकर उस आकृति पर फैल रही थी और पहले से ही शानदार दृश्य में चमक की एक हल्की परत जोड़ रही थी। वर्तमान में युनजी की उपस्थिति वैसी ही लग रही थी जब उसने एमेथिस्ट विंगलान के साथ युद्ध किया था, जबकि जियोयान एक तरफ छिपकर देख रहा था, अनुग्रह और कुलीनता से भरा हुआ। उसके शुद्ध और ठंडे व्यवहार में अहंकार था, जो दूसरों को उनकी हीनता पर शर्मिंदगी महसूस कराता था। मानो जियोयान की निगाह को भांपते हुए युनजी ने बिना किसी जल्दबाजी के पलटकर हल्के से अपनी आंखें उठाईं और उन काली काली आंखों की जोड़ी से नजर मिलाई। इसके तुरंत बाद उसने जल्दी से उन्हें दूर कर दिया और उसे एक नीरस स्वर में सूचित किया, मैं आपको थोड़े समय के लिए दूषित स्तर की शक्ति रखने दूंगी और चूंकि मैं वायु गुण वाली हूं, इसलिए आपकी गति काफी बढ़ जाएगी। यदि कोई जादुई जानवर आपको बाधित करने की कोशिश करता है तो उससे लड़ने की पूरी कोशिश न करें, अन्यथा युद्ध की आवाजें और भी अधिक जादुई जानवरों को आपकी ओर आकर्षित करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि तुम। इस बिंदु पर यूजी अचानक रुक गई और अपना सिर थोड़ा घुमाकर उसने जियोयान को देखा। एन पलकें झुकी हुई थीं, ऐसा लग रहा था कि जियोयान ने युनजेड के शब्दों के निहितार्थ को नहीं सुना था जो उसने गलती से कह दिया था, उसने केवल अपना सिर हिलाया। जियाओयान के चेहरे पर शांति के भाव को देखकर, जो उसके अपने चेहरे से भी बढ़कर था, बिना जाने क्यों युनजी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। थोड़ी देर बाद वह विशाल चट्टान से नीचे तैरती हुई आई, जियाओयान के पास आए और फिर धीरे से पूछा, क्या हम शुरू करें? ठीक है। जियोयान की स्वीकृति देखकर युनजी के जैद जैसे हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े और हल्के से जियोयान की पीठ पर दबाव डाला। उसकी उंगलियों के हल्के थपथपाने से एक अशांत डूबी हुई ऊर्जा क्रूरतापूर्वक जियाओयान में प्रवाहित हुई और शरीर की विदेशीता के कारण विद्रोह करने के बजाय डूबी हुई विनम्रतापूर्वक युनजी की इच्छा के नियंत्रण में जियाओयान के चैनलों के माध्यम से बहने लगी। इस जोरदार डूबी के प्रवाह ने जियोयान के शरीर को अभूतपूर्व मात्रा में शक्ति का एहसास कराया। उसके शरीर में हल्का सा मोड़ आ गया, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसके शरीर की सारी हड्डियां लगातार चटकने की आवाजें निकाल रही थीं। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए जियोयान के चेहरे पर एक जिज्ञासा भरी नजर आई। क्या ये दूष्य की शक्ति थी? जैसी कि उम्मीद थी, इसकी तुलना डूजे से नहीं की जा सकती। अपने तलवों पर आराम से उछलते हुए जियोयान ने पाया कि उसका शरीर पहले की तुलना में बहुत अधिक चुस्त लग रहा था। जाहिर है, यह उसके शरीर के भीतर पवन गुण डूक्यूई के कारण होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे डूजे जो पवन गुण क्यूई तकनीकों का अभ्यास करते थे वे इतने तेज और फुर्तीले थे। ये डूक्यूई आपके लिए 2 घंटे तक चलने के लिए पर्याप्त है। इन 2 घंटों के दौरान आपको एमेथिस्ट विंगलान की गुफा से पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करना होगा। युनजी ने धीरे से याद दिलाया, मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपको अभी भी समय का ध्यान रखना होगा। उस जानवर की बुद्धि किसी भी तरह से इंसान से कम नहीं है। अगर संयोग से उसे कुछ पता चल गया तो मुझे डर है कि अगली बार कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या हम चलें? जियोयान ने सिर हिलाया और अपनी आंखें अपने बगल में खड़े व्यक्ति के मनमोहक चेहरे पर टिका दी और फिर मुस्कुरा दिया। हाँ। युनजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक हल्के झटके के साथ उसकी पीठ से ऊर्जा के हरे रंग के पंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे उगाई। फिर भी जब उसने जियोयान की हरकत देखने के लिए अपना सिर उठाया तो वह दंग रह गई। हालांकि कुछ ही देर बाद उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक लालिमा उभर आई, लेकिन अपमानित और क्रोधित होकर उसने डांटा, तुम क्या कर रहे हो? वर्तमान में गले लगाने की मुद्रा में जियोयान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने युनजी का सवाल सुना। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उसने उत्तर दिया, इतनी लंबी दूरी के साथ आप मुझे वहां अकेले दौड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, है ना? अगर संयोग से मेरा सामना चौथी या 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर से हो जाए तो क्या मेरी यात्रा समय से पहले ही समाप्त नहीं हो जाएगी? अपनी लंबी पलकों को कांपते हुए एक क्षण बाद युनजी केवल गहरी आह भर सकी और अनिच्छा से सिर हिलाया। उसकी स्वीकृति देखकर जियोयान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने एक बार फिर इस महान महिला को अपने आलिंगन में जकड़ लिया। कुछ भी मजाकिया कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें फेंक दूंगा।
अपनी शांत अवस्था में और अपनी सारी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेने के बाद युनजी का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा, क्योंकि उसने एक बार फिर स्वयं को अपने सामने खड़े युवक के आलिंगन में पाया। धीरे धीरे सांस लेते हुए उसने अपने घबराए हुए दिल को बलपूर्वक दबाया, इससे पहले कि वह ठंडी धमकी देती। जियाओयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैंने पहले ही वह सब कुछ छू लिया है जो मुझे छूना चाहिए था। युनजी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि उसने ऐसा दिखावा किया कि वह उसकी बुदबुदाहट को सुन नहीं रही है। हल्के से झटके के साथ उसकी पीठ पर लगे दो पंखों ने दोनों लोगों को तेजी से जमीन से दूर ले आया और एक पल बाद वे आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। जैसे ही वे आसमान में चढ़े, एक ऑक्टोपस की तरह जियोयान ने खुद को युनजेड के चारों ओर लपेट लिया, जिससे उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया और वह थोड़ा सफेद हो गया। कुछ ही क्षणों में इस आदमी ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। वह बहुत ही मोटी चमड़ी का आदमी था। युनजी ने अपने सुंदर चेहरे पर बर्फीले ठंडे भाव धारण कर लिए थे तथा अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया था। हवा में ऊपर एक हरे रंग की रोशनी चमकी, जबकि उनकी आकृतियां पहले ही 100 मीटर आगे उड़ चुकी थीं। ओह, ठीक है, आप कौन से स्टार डू हुआंग हैं? अपने कान के पास से उड़ते बादलों पर ध्यान न देते हुए जियोयान ने अपना मुंह युनजेड के कोमल कान के ठीक बगल में लगा दिया और उसने अचानक पूछताछ करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही उसकी गर्म सांसें उसके कानों को छू रही थीं, युनजी का उड़ता हुआ शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अप्रिय भाव तैर गया जब उसने उदास स्वर में उत्तर दिया, 3 सितारा। तो फिर एमेथिस्ट विंग लान कितने सितारों का है? जियाओयान ने अपनी पूछताछ जारी रखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। मैजिक बीस्ट्स की कोई स्पष्ट स्टार रेटिंग नहीं है, लेकिन यदि आप डू स्किल्स और डू क्यूई की तुलना करना चाहते हैं, तो ये 2 स्टार वाले डू हुआंग के साथ सबसे अच्छी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि एमेथिस्ट विंग लान अपनी शारीरिक लड़ाई क्षमताओं के लिए जाना जाता है और यह 4 या 5 सितारा डू हुआंग अभ्यासी से मुकाबला कर सकता है। उड़ान पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए युनजी ने शांतिपूर्वक कहा, संक्षेप में इसकी ताकत शायद 3 सितारा डू हुआंग के बराबर हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन मुकाबला बहुत करीब होने के बाद आप इतनी जल्दी हार गए। उस आदमी का हाथापाई हमला वास्तव में बहुत मजबूत है, आपकी छाती पर घाव। जियोयान ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसके मन में कोई बात हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर अचानक काफी दूर तक गिर गया। उसने घबराकर जल्दी से युनजी को गले लगा लिया और अपना सिर उठाया। उसने देखा कि क्रोध और अपमान से उसके गाल फूल गए थे, इसलिए उसके पास असहाय होकर अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारी तरफ से और कोई बकवास तो मैं तुम्हें सचमुच नीचे गिरा दूंगा। इस बकबक करने वाले आदमी से निपटने के लिए युनजू के पास उसे धमकी देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में इस महिला को भड़काने से डर रहा था। अगर उसने उसे नीचे फेंक दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हालांकि आपके घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन जब मैंने आखिरी बार देखा था तब भी कुछ बदसूरत निशान बचे हुए थे। यद्यपि ये अथाह शब्द जियोयान के मुंह से बवंडर की तरह निकले और युनजी के अच्छे दिखने वाले चेहरे पर अचानक भारीपन आ गया। डुक्वी ने धीरे धीरे अपने शरीर को संभाला और उस आदमी को नीचे फेंकने के लिए तैयार हुई, जो लगातार उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। भविष्य में मैं कुछ ऐसी दवा बनाने में आपकी मदद करूंगी जो उन बदसूरत निशानों को मिटा देगी। इतनी खूबसूरत महिला के लिए ये निशान छोड़ना अच्छा नहीं होगा। जियोयान के मुंह से निकले प्रत्येक शब्द से युनजेड के दिल की गहराई में हल्की सी कंपन पैदा हो गई। युवक के गंभीर चेहरे को देखते हुए वहां उपस्थित डोक्वी धीरे धीरे तितर बितर हो गई। उदास स्वर में उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, एक बार जब मैं यहां से चली जाऊंगी तो भविष्य में हमारे मिलने की संभावना बहुत कम होगी। इन शब्दों ने जियोयान को रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने सिर को हिलाते हुए मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी भावुक था। दूसरी पार्टी एक डू हुआंग चिकित्सक थी, उसके लिए निशान हटाने वाली गोलियां प्राप्त करना एक सरल मामला था। जियोयान शांत हो गया और उसने अंततः अपना मुंह बंद कर लिया। शेष यात्रा में यद्यपि युनजी की इच्छा पूरी हो गई थी और उसे शांति प्राप्त हुई थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके कानों में लगातार युवक की कांव कांव की आवाज के बिना उसका दिल थोड़ा घुटन क्यों महसूस कर रहा था। वे चुपचाप एक अस्त व्यस्त चट्टान के ढेर पर उतर गए। उतरने के बाद जियोयान ने अत्यंत सावधानी से युनजी को छोड़ दिया और उसकी नज़र दूरी पर स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला पर पड़ी। पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर शाखाओं की आड़ में एक विशाल गुफा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। क्या वह एमेथिस्ट पंख वाले शेर की गुफा है? एक चट्टान के पीछे खड़े होकर जियाओयान ने सावधानीपूर्वक अपनी दृष्टि पहाड़ की चोटी की ओर घुमाते हुए धीरे से पूछा। हाँ। हल्के से सिर हिलाते हुए युनजी की नज़र धीरे धीरे गुफा के आसपास के इलाकों पर पड़ी। उसकी अंबर काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने कहा,
आसपास की सुरक्षा बहुत बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि उस आदमी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। गुफा के प्रवेश द्वार पर उच्च रैंक वाले जादुई जानवरों के लिए मैं उन्हें मारने या घायल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, तुमने गुफा में चुपके से घुसने के लिए सबसे अच्छा समय चुना। युनजी ने अपना सिर घुमाया और चेतावनी दी। ठीक है। जियोयान ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। ये देखकर कि सभी निर्देश दे दिए गए थे, युनजी को थोड़ी राहत महसूस हुई। जैसे ही वह उड़ने वाली थी, उसने अपना सिर जियाओयान की ओर झुकाया और धीरे से कहा, तुम सावधान रहो, सुनिश्चित करो कि कुछ भी बुरा न हो। एक फीकी मुस्कान के साथ जियोयान ने कहा, आपको भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि मुझे वास्तव में ये पसंद आएगा कि आपको एक बार फिर से सील कर दिया जाए, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नहीं होगा। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए युनजी अब और नहीं रुकी। उसकी पीठ के पंख हिलने लगे जब उसकी अद्भुत आकृति तेजी से हवा में उछली और बिजली की गति से विशाल गुफा की ओर उड़ गई। युनजी की आकृति छिपी नहीं थी, इसलिए जब वह गुफा के 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र में दाखिल हुई, तो पर्वत श्रृंखला में जानवरों की चीखों की निरंतर लहरें गूंजने लगीं। उसके जेड जैसे हाथ के एक झटके से विचित्र हरे रंग की तलवार प्रकट हो गई। युनजी की आकृति हरे रंग की रोशनी में बदल गई और एक चमक में वह गुफा के चारों ओर घने जंगलों में चली गई। तुरंत ही एक एक करके शोकपूर्ण चीखें सुनाई देने लगीं। गुफा के आसपास से कई जादुई जानवर घबराकर भाग गए। जू हुआन के सामने इन क्रूर जादुई जानवरों में थोड़ी सी भी क्रूरता नहीं दिखी। मानव महिला, आप अभी भी प्रकट होने की हिम्मत रखते हैं। आज मैं अपने सींग के बदले में तुम्हारी जान ले लूंगा। जैसे ही युनजी ने विशाल गुफा के भीतर से रक्षक जादुई जानवरों को मार डाला, नीलम पंख वाले शेर की उग्र दहाड़ अचानक आसमान में गूंज उठी। दहाड़ के साथ ही एक चमकदार बैंगनी रोशनी बिजली की तरह गुफा से बाहर निकली और अचानक जंगल की ओर बढ़ गई। एक पल में घना जंगल मलबे में तब्दील हो गया। घने जंगल में तबाही मच गई, जबकि दो रोशनियां, एक हरी और एक बैंगनी, एक दूसरे का पीछा करते हुए क्षितिज की ओर बढ़ीं और हजारों मीटर ऊपर आसमान में हिंसक टकराव शुरू कर दिया। उसकी आंखें आसमान में हो रही लड़ाई पर टिकी थीं, क्योंकि जियाओयान ने भी अंततः चलना शुरू कर दिया था। उसके पैरों के तलवे जमीन से ऊपर उठ गए थे, क्योंकि उसकी आकृति एक छाया में बदल गई थी और पहाड़ के ऊपर गुफा की ओर भागने से पहले वह तेजी से घने जंगल में घुस गया था। काफी समय बाद जब जियोयान उस घने जंगल के पास से गुजरा जिसमें युनजी पहले घुसा था, तो उसकी आंखों में खून से लथपथ कई रैंक 3 और उससे ऊपर के विशालकाय जादुई जानवरों के बेजान शरीरों का दृश्य दिखाई दिया। इस खूनी दृश्य ने जियोयान को युनजी की निर्दयता पर अपने होठों को चटकारे लेने पर मजबूर कर दिया और हालांकि जमीन पर जादुई जानवरों की लाशों में उच्च श्रेणी के जादुई पत्थर हो सकते थे, जियोयान के पास खोज करने का कोई समय नहीं था। वह तेजी से इन शवों के ऊपर से छलांग लगाकर घने जंगल से बाहर निकल गया। घने जंगलों के बीच से एक बहुत बड़ी गुफा तुरंत ही उसकी दृष्टि में आ गई। निवास के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले अधिकांश जादुई जानवरों को युनजी ने खत्म कर दिया था। देय। हालांकि पीछे की ओर 2 रैंक 3 जादुई जानवर अभी भी जीवित थे और बेचैनी से आसमान में हो रही भीषण लड़ाई को देख रहे थे। युद्ध के बाद आसमान से बरस रही आग के कारण वे जमीन पर गिर पड़े और लगातार कांपने लगे। जियोयान ने भौहें सिकोड़ लीं जब उसने देखा कि ये 2 तीसरे दर्जे के जादुई जानवर गुफा के प्रवेश द्वार से दसियों मीटर दूर जमीन पर पड़े थे। उसने जल्दी से अपनी अंगूठी से औषधीय पाउडर की एक बोतल निकाली और उसे अपने शरीर पर डाल लिया। ये औषधीय पाउडर उसने सावधानीपूर्वक बनाया था और इसकी गंध को अपने शरीर पर छिपा सकता था, ताकि जादुई जानवरों को पता न चले, क्योंकि जादुई जानवरों की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी थी। घने जंगल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद जियोयान चट्टानों को छुपकर इस्तेमाल करते हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चढ़ गया। वह चुपके से गुफा के ठीक ऊपर एक स्थान पर आया और दोनों कांपते जादुई जानवरों को गौर से देखने लगा। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर स्टोरेज रिंग से कुछ मुलायम कपड़ा निकालकर अपने पैरों पर बांध लिया। इस तैयारी के पूरा होने पर जियोयान ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक गुफा के ठीक ऊपर से छलांग लगा दी। वह हवा में कलाबाजी खाते हुए हल्के से जमीन पर गिरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, जियाओयान ने अपना शरीर झुकाया और अचानक गुफा के अंदर कूद गया। जैसे ही जियोयान की आकृति गुफा में गायब हो गई, तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों में से एक ने अपनी नजर उस ओर घुमा ली। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह थोड़ा अनिश्चित होकर युद्ध की ओर देखने लगा। एक बार फिर आसमान में युद्ध के दौरान उसका शरीर कांप उठा। गुफा में प्रवेश करने पर जियोयान को एहसास हुआ कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक उज्ज्वल था। आसपास की गुफा की दीवारों पर कुछ बैंगनी रंग के क्रिस्टल चिपके हुए थे। ये क्रिस्टल टुकड़े गुफा में प्राकृतिक रूप से बने थे और मानव जगत में अत्यंत मूल्यवान सजावट के सामान होंगे। गुफा का गहरा और विशाल आंतरिक भाग इन बैंगनी क्रिस्टल के टुकड़ों से सजा हुआ था, जो अत्यंत मनोरम लग रहा था। इस प्राकृतिक रूप से निर्मित आवास को देखकर जियोयान ने कहा,
ये शेर जिसने बुद्धि प्राप्त कर ली थी, वास्तव में आनंद लेना जानता था। जियोयान सावधानी से गुफा में चला गया। जैसा कि युनजी ने बताया था, गुफा के भीतर कोई अन्य जादुई जानवर नहीं थे। जब वह गुफा के पार गया तो उसके कोमल कदमों के अलावा कोई अन्य ध्वनि सुनाई नहीं दी। कुछ देर तक लंबी गुफा सुरंग से गुजरने के बाद उसके सामने 2 रास्तों वाला एक चौराहा दिखाई दिया। जियोयान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और दोनों रास्तों को घूरने लगा। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया। अंततः उसने अपने कदम बढ़ाए और सावधानी से बाईं ओर के रास्ते पर चल पड़ा। ये सुरंग लगातार घुमावदार थी, जिसके कारण जियोयान को कई मोड़ लेने पड़े। जैसे ही जियोयान गुफा में आगे बढ़ा, उसे अचानक एहसास हुआ कि आसपास का तापमान लगातार बढ़ रहा था। जियोयान की सतर्कता ने उसे अपने कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और दूर से आती बैंगनी रोशनी को देखा। उसने अपना हाथ रगड़ा और तुरंत एक लंबी सांस छोड़ी। उसके शरीर में डूक्यूई धीरे धीरे वायु गुण डूक्यूई के साथ प्रसारित होने लगी, जिसे युनजी ने उसके शरीर में रखा था। एक बार उसकी तैयारी पूरी हो जाने पर जियोयान आगे बढ़ता रहा। ये देखकर कि निकास उसके बहुत करीब था, जियोयान ने उसके कदमों की आवाज को धीमा करने की पूरी कोशिश की। फिर उसने चुपके से अपना आधा सिर आगे बढ़ाया और तेजी से अपनी नज़र गुफा के विशाल अंदरूनी हिस्से पर घुमाई। अप्रत्याशित रूप से, जब जियोयान ने कमरे में अपनी नज़र घुमाई तो उसे जादुई जानवर का कोई निशान नहीं मिला। उसने अपनी आंखें झपकाईं। एक बार फिर, उसने काफी देर तक कमरे का निरीक्षण किया, फिर आश्वस्त होकर अंदर चला गया। जियोयान गुफा के केंद्र के पास पहुंचते ही पूरे गुफा पर नजर दौड़ाई। अंततः उसकी नज़र गुफा के मध्य पर पड़ी। गुफा के केंद्र में एमेथिस्ट पत्थरों के संचय से बनी 1 मीटर ऊंची चौकोर मेज जैसी वस्तु थी। उस पर जियोयान के सिर के आकार की एक बैंगनी रंग की गेंद थी। बैंगनी रंग की गेंद को गौर से देखने के बाद जियोयान को अचानक एहसास हुआ कि गुफा के भीतर की गर्मी इसी चीज से उत्पन्न हुई है। उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस चीज में वास्तव में इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा होगी। उसकी नज़र एक बार फिर अपने आसपास घूमी और वह संदेह से बुदबुदाया, मुझे मत बताओ कि यह वही पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल है। लेकिन उसने मुझे जो क्रिस्टल दिया था वह गर्म क्यों नहीं हो रहा है? जैसे ही उसने यह बात कही, जियोयान ने अपने सीने के क्षेत्र से समचतुर्भुज आकार का क्रिस्टल निकाला और उसे हवा में उजागर कर दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बावजूद क्रिस्टल बर्फ जैसा ठंडा बना रहा। जियोयान ने क्रिस्टल को एक तरफ रख दिया और घोंघे जैसी गति से बैंगनी स्पिरिट रॉक टेबल की ओर चल दिया। जैसे ही वह करीब गया, उसने एक हल्की गर्मी की लहर को अपने ऊपर महसूस किया, जिससे जियोयान ने एक बार फिर उस चीज में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा के कारण आश्चर्य व्यक्त किया। नीचे झुकते हुए, जियोयान ने अपनी आंखें इस रहस्यमयी बैंगनी गेंद पर टिका दी। उसके मन में एक विचार कौंधा और वह अचानक अपने दिल में चिल्लाया, गुरुजी, बाहर आओ और देखो कि यह क्या है। जियोयान की चीख सुनकर याओ लाओ अंततः हल्के से रिंग से बाहर तैर गया। उसकी नज़र बैंगनी रंग की गेंद पर पड़ी और उसने तुरंत अपनी बूढ़ी बाहें ऊपर उठा लीं। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी और वह धीरे से बोला, ये मुझे मत बताओ कि यह एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस है। भाग्यशाली लड़का, आप वास्तव में इसे खोजने में कामयाब रहे। एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस, वह क्या है? अपरिचित नाम सुनकर जियोयान की भौहें तन गईं और उसने जिज्ञासा से पूछा। तस्क तस्क, यह एक उत्कृष्ट वस्तु है। हवा में तैरते हुए याओ लाओ ने बैंगनी रंग की गेंद के चारों ओर घूमते हुए अपनी जीभ क्लिक की और प्रशंसा की। नीलम पंखों वाला शेर जन्मजात प्रतिभा वाला एक जादुई जानवर है। अन्यथा इसके लिए 6ठी श्रेणी का जादुई जानवर बनना कठिन होगा। जब एमेथिस्ट शेर जन्म देता है तो एक बहुत ही छोटी संभावना है कि वह बच्चे जादुई जानवर के साथ इस तरह के एमेथिस्ट शेर जन्मसार को भी जन्म देगी। चूंकि यह एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस लंबे समय तक लान किंग के गर्भ में रहा, इसलिए इसमें अविश्वसनीय मात्रा में शुद्ध ऊर्जा है। जब तक युवा शेर राजा इस एमेथिस्ट शेर जन्मसार को निगल लेता है, जब तक कि यह रैंक 4 जादुई जानवर तक विकसित नहीं हो जाता है, तब तक ये तुरंत रैंक 5 जादुई जानवर बनने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा इसके शरीर में बैंगनी ज्वाला उन एमेथिस्ट पंख वाले शेरों से भी अधिक शक्तिशाली होगी, जिन्होंने इस एमेथिस्ट शेर जन्मसार को नहीं निगला है। याओ लाओ ने अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद अपने होंठ चूसते हुए कहा, उस समय 8 एमेथिस्ट विंग लान गुफाओं में सेंध लगाने के बावजूद मैं इसे खोजने में कामयाब नहीं हो सका। अप्रत्याशित रूप से आप इसे ढूंढने में कामयाब रहे। वाह, क्या यह इतना अच्छा है? याओ लाओ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियोयान की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह एमेथिस्ट पत्थर की मेज पर झपटा और साथ वाले एमेथिस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही जियोयान के हाथ ने एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस को छुआ, उसके मुंह से एक दमनकारी फुफकार निकली। उसने ठंडी हवा का एक सांस लिया और जल्दी से अपने दोनों हाथ वापस खींच लिए।
जब उसने जली हुई हथेलियों को देखा तो उसने तुरंत कुछ उपचारात्मक दवा निकाली और उसे लगा दिया। सदमे भरे चेहरे के साथ उन्होंने कहा, कितना तेज बुखार है, मैं इसे कैसे छीन सकता हूँ। हाँ, तापमान स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसके अतिरिक्त यह एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस पहले से ही एमेथिस्ट पत्थर की मेज पर चिपक गया है। यदि आप इसे ले जाना चाहते हैं तो आपको इसे गुफा से खोदकर निकालना होगा। याओ लाओ ने प्रसन्नता व्यक्त की, इसे खोदो। ये सुनकर जियो यान के चेहरे का रंग खराब हो गया। उसने अपनी नजरें उस नीलम पत्थर की मेज के नीचे घुमाईं जो जमीन में अज्ञात गहराई तक फैली हुई थी। अकेले उसके साथ वह कुछ वर्षों तक भी खुदाई करके इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये देखते हुए कि जियोयान की निगाहें उसकी ओर थीं, याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मेरी ओर मत देखो। मैं इस चीज को हटाने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन इससे बहुत अधिक हलचल पैदा होगी जो बाहर खड़े एमेथिस्ट पंख वाले शेर का ध्यान आकर्षित करेगी। इसके अलावा अगर हम ये चीज ले भी लें तो भी आप इस एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस को कभी नहीं खोल पाएंगे। आपका क्या मतलब है? जियोयान ने जल्दी से पूछा, वह अपने सामने पड़े खजाने को खोने के लिए तैयार नहीं था। इसे पूरा निगलने के अलावा एकमात्र अन्य तरीका यह है कि इस एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस को बलपूर्वक कुचल दिया जाए और इसके अंदर मौजूद एमेथिस्ट एसेंस को इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन किसी कारणवश इसे बाहरी बल से तोड़ना कठिन है। ओह, इसका मतलब यह है कि इस चीज के दूसरे आवरण में किसी प्रकार की निगलने की क्षमता है। कोई भी हमला इससे निगल लिया जाएगा। याओ लाओ ने हाथ हिलाकर समझाया, इसे पूरा निगल लें। जियोयान के मुंह का कोना फड़क उठा जब उसने अपने सिर के आकार की बैंगनी रंग की गेंद को देखा। इसके उच्च तापमान की तो बात ही छोड़िए, इसका आकार इतना बड़ा था कि जियोयान इसे निगल नहीं पाता, भले ही वह अपना गला इतना खींच ले कि यह टूट न जाए। हम क्या कर सकते हैं? चूंकि आप उस समय इसी की खोज कर रहे थे तो आपको कोई तरीका तो पता ही होगा ना। कुछ देर तक परेशान रहने के बाद जियोयान के मन में एक विचार आया और उसने अपना सिर घुमाकर याओ लाओ से पूछा, वास्तव में केवल बल प्रयोग पर निर्भर रहने से यह चीज नहीं खुलेगी। केवल एक ही चीज है जिससे इसे हासिल किया जा सकता है। याओ लाओ ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह क्या है? जियोयान ने जल्दी से पूछा, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। हाँ, याओ लाओ मुस्कुराया और अचानक अपनी नजर उस रोम्बस क्रिस्टल पर डाल दी जिसे जियोयान ने अपने गले में पहना हुआ था। ये क्रिस्टल? नहीं, तुम्हारा मतलब बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल है। जियाओयान को कुछ समझ आने से पहले ही वह खामोश हो गया। सही, केवल बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल ही इस चीज को तोड़ सकता है। याओ लाओ ने सिर हिलाया, जियोयान की प्रतिक्रिया से बेहद प्रसन्न हुए। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो बैंगनी आत्मा क्रिस्टल को खोजते हैं। याओ लाओ की बातें सुनकर जियोयान पलटा और भाग गया। बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल स्पष्टतः उस स्थान पर मौजूद नहीं था। ये दूसरी सुरंग में होना चाहिए था। ओह, ये सही है। मैं आपको चेतावनी देना भूल गया कि चूंकि एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस मौजूद है तो वहां एक युवा एमेथिस्ट पंख वाला शेर भी होना चाहिए। जियाओयान के पीछे तैरते हुए याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोयान के तेज कदम अचानक रुक गए और उसकी आंखों के कोने फड़क उठे। थोड़ी देर बाद उसने क्रूरता से कहा, अरे, यदि उसने मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं नहीं मानता कि यह बाहर वाले जितना आक्रामक है। ऐसा कहकर जियोयान बड़ी तेजी से गुफा से बाहर निकल गया। कितना साहसी! याओ लाओ ने जियाओयान की पीठ को देखते हुए मुस्कुराया। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। हाँ, जब जियोयान सफलतापूर्वक सुरंग से बाहर निकल गया तो वह मुड़ा और दूसरी सुरंग की ओर भागा। ये जानते हुए कि वहां एक युवा एमेथिस्ट पंख वाला शेर था, जियोयान अतिरिक्त सावधान था। जब वह चलता था तो जमीन पर पड़े पत्थरों पर पैर रखने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी। सुरंग के किनारे कुछ देर चलने के बाद उसके सामने का दृश्य व्यापक हो गया। जियोयान गुफा के प्रवेश द्वार पर कसकर झुका हुआ था और धीरे धीरे गुफा के अंदरूनी हिस्से को देख रहा था जो कि एमेथिस्ट पत्थर से ढका हुआ था। जब उसकी स्कैनिंग आंखें गुफा के मध्य भाग तक पहुंची तो वह धीरे धीरे रुक गईं। यहाँ एक छोटे आकार का एमेथिस्ट पंख वाला शेर जमीन पर रेंगने की मुद्रा में लेटा हुआ चुपचाप सो रहा था। छोटे आकार के नीलम पंख वाले शेर को सोते हुए देखकर जियोयान ने अपनी लार निगल ली और अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछ लिया। हाँ, ये युवा जानवर केवल तीसरे रैंक का है। जारी रखें। उसके पीछे याओ लाओ की मजाकिया आवाज धीरे से सुनाई दी।